नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आप सभी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी पार्ट 1 एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के वो सभी क्वेश्चंस 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एजुकेशन साइकोलॉजी से राजस्थान ग्रेड 3 फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के साथ साथ इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और साथ ही साथ आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के भी 20 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं साइकोलॉजी पार्ट 1 विद क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से क्या है। और बात की जा रही है शैक्षणिक लब्धि यानी कि एजुकेशन क्वेटेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन क्वेटेंट के बारे में बात की जा रही है, जिसे हम EQ से डिनोट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। एजुकेशन क्वेटेंट यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि या लब्धि इज इक्वल टू EA यानी कि एजुकेशनल एज अपॉन क्यूमुलेटिव एज होगा यहाँ पे इंटू 100, यानी EA अपॉन CA इंटू 100 होगा। करेक्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो देखिए ऐसा बालक जो कक्षा में औसत छात्रों से पीछे रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में बात की गई है पिछड़े बालक की जो शैक्षणिक लब्धि होती है, तो ऐसा बालक जो औसत छात्रों से पीछे रहता है अर्थात शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रह जाते हैं, वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। तथा बालक के व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात जो समस्या बन जाती है, तो तब हम उन्हें समस्यात्मक बालक के रूप में जानते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए बुद्धि लब्धि 80 से कम मानी जाती है और मंदबुद्धि बालकों को उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था दी जानी चाहिए, आपको पता है। और देखिए जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैक्षिक योग्यताओं को मापने की इकाई शिक्षा लब्धि कहलाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, बुद्धि, बुद्धि लब्धि, सीखने के सिद्धांत और ये मोटिवेशन जो है, यही सारे टॉपिक हैं जिनसे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इन्हीं से आपको देखने के लिए क्वेश्चन ज्यादातर साइकोलॉजी से मिलेंगे। तो दोस्तों क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और पढ़ के जाएं और हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करें और हमें मालूम हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, स्किनर इज करेक्ट आंसर। देखिए प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा की बात की जा रही है कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से लिया गया है और इसका उद्गम जो है वो लैटिन भाषा के मोटम या मूवियर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, टू मूव, अर्थात गतिमान कर देना। अर्थात ऐसे फैक्टर्स वो कारक जो जीवन को गति देते हैं या किसी कार्य को कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वही प्रेरक कहलाते हैं। और इन फैक्टर्स से जो हमारे अंदर जो भावना जागृत होती है उन्हें हम बोलते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार को प्रारंभ करने, बनाए रखने एवं दिशा से है। और देखिए स्किनर ने जो है अभिप्रेरणा को इस तरह से परिभाषित किया है कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। तो वहीं यामसन के अनुसार यह प्रारंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के विभिन्न तत्वों की पहचान है। तो शेफर के अनुसार अभिप्रेरक क्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रणोदन द्वारा उत्पन्न होती है तथा समायोजन द्वारा समाप्त होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर, यानी कि संक्रिया, संघटक एवं उत्पाद, यह बिल्कुल सही सीक्वेंस है गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हियर, पीनियल ग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है वो है
पीनियल ग्लैंड, व्यक्तित्व के विकास को पीनियल ग्रंथि प्रभावित नहीं करती। पीयूष ग्रंथि देखिए जिसे कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये प्रभावित करती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो है ये भी प्रभावित करती है और थायराइड ग्लैंड जो है ये भी प्रभावित करती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सभी टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाइएगा साइकोलॉजी में। तो कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अल्पोर्ट का सिद्धांत, अल्पोर्ट का सिद्धांत सृजनात्मकता के मुख्य सिद्धांत में जो शामिल है वह है साहचर्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद, इच्छा शक्ति का सिद्धांत, जन्मजात शक्ति का सिद्धांत, बुद्धि की तीव्रता, स्वप्रेरणा का सिद्धांत एवं प्रतिष्ठा का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत सृजनात्मकता के सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं, लेकिन अल्पोर्ट का सिद्धांत सृजनात्मकता के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था? और जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे शेल्डन। देखिए शेल्डन ही वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने शारीरिक संरचना, बॉडी कंपोजिशन के आधार पे पर्सनालिटीज को, यानी कि जो व्यक्तित्व होते हैं, जो लोगों की जो व्यक्तित्व होता है, तो वो उनके दिखने के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे कितने प्रकारों में इन्होंने बांटा था? 3 प्रकारों में। एंडोमार्फ, देन एंडोमार्फ, मीजोमार्फ एंड एक्टोमार्फ, इन 3 प्रकारों में बांटा गया था। ओके, और इसके अलावा क्रेशमार, हिपोक्रेट्स के द्वारा भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लिपजिंग। जी हाँ दोस्तों, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग यानी कि जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई थी। विलियम वुंट को जो है विलियम वुंट को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विलियम वुंट इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो मनोविकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ पे सही सुमेलित है। जीन पियाजे का संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से है। सिगमंड फ्राइड का संबंध जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है, सभी को पता है दोस्तों। एडलर का संबंध जो है वो वैयक्तिक मनोविज्ञान से है, ये भी आपको पता है। और जुंग का जो संबंध है वो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सांस्कृतिक। देखिए दोस्तों, जो आपको बता दें यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे बात की जा रही है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। 1998 में इन्होंने बुद्धि का 8वां प्रकार यानी कि प्रकृतिवादी यानी कि प्राकृतिक बुद्धि भी बताया था। ओके दोस्तों, तो देखिए वर्तमान में जो इस सिद्धांत के बुद्धि के जो 9 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए बुद्धि के 9 प्रकार, पहले जो कि 7 थे, फिर 8 हुए प्रकृतिवादी के रूप में, और फिर एक और आ गया यानी कि 9। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये सिद्धांत? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, नंबर 1 जो है वो क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि नंबर 1, स्थानिक बुद्धि नंबर 2, तार्किक बुद्धि नंबर 3, शारीरिक गतिज बुद्धि नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नंबर 5, और फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है वो नंबर 6,
अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, संगीतात्मक, प्राकृतिक एवं अंतिम जो अभी लेटेस्ट 2000 में जो है एक और जो बुद्धि का प्रकार बताया गया है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दूसरों के विचारों की अस्वीकारता। ये जो है यहाँ पे एक सृजनशील यानी कि क्रिएटिव स्टूडेंट या चाइल्ड की विशेषता नहीं है। इसके अलावा विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, ये सभी जो है सृजनशील बालक की विशेषता में शामिल है। देखिए, नवीन चिंतन की योग्यता, मौलिक निर्णय क्षमता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, धारा प्रवाहिता या निरंतरता, नवीन आविष्कार में रुचि, ये सभी जो है सृजनशील बालक की विशेषताओं में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। जर्मनी के विलियम वुंट यानी कि विलियम वुंट संरचनावाद के जनक कहलाते हैं। संरचनावाद के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने विलियम जेम्स वाइब्स व जेम्स सली के साथ मिलकर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी हैं। तो गिलफोर्ड ने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई हैं? देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, 7 योग्यताएं। पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि जो 7 प्रकार बताए गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक्चुअली 7 प्रकार बताए गए हैं, हमने आपको बता दिया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो लिखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मुझे क्लियर नहीं है, तो आप बताइए कि गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं कितने प्रकार की बताई हैं। तो देखिए, गिलफोर्ड ने 1967 में मानसिक योग्यताओं के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इसमें उन्होंने 5 × 4 × 6 = 120 कोर्स या योग्यताएं बताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 120 योग्यताएं होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 7 योग्यताएं शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 11 वर्ष से 16 वर्ष। इस बुद्धि परीक्षण को एस भाटिया ने 1955 में बनाया तथा इसका प्रयोग 11 वर्ष से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर किया। इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर कर सकते हैं। यह वैध और विश्वसनीय परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति क्या है? यानी कि वो किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, औचित्य स्थापन। क्या कर रहा है? देखिए, औचित्य स्थापन यानी कि तर्क संगतिकरण या तार्किकरण युक्ति का प्रयोग बालक के द्वारा किया जा रहा है। इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है तथा उसी वस्तु या पद में दोष लगाने का प्रयास करता है। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, अपनी पसंद की लड़की ने शादी से मना किया तो उसी लड़की में कमी बताना, मकान बनाने की इच्छा पूरी ना होने पर अपने कच्चे मकान में ही सुख का बताना कि असली सुख तो कच्चे मकानों में है। इस तरह की जो स्थितियां हैं ये यहाँ पे बनती हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, बार बार आईने में खुद को देखती हैं। तो यानी कि किशोर केवल अपने से प्यार करते हैं। तो फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, आत्ममोह के नाम से इसे जाना जाता है। नीचे दिए गए 2 समुच्चयों में से समुच्चय 4 में मनोवैज्ञानिकों का उल्लेख है और नंबर 2 में जो है संबंधित सिद्धांतों को दिया गया है। तो आपको दोनों समुच्चयों को सम्मिलित करना है और अपना उत्तर देने के लिए सही कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए, हम आपको सही आंसर यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा,
जो है बुद्धि का थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा और बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत जो है सिरिल बर्ट तथा वर्णन के द्वारा और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम के द्वारा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत अगर पूछा जाए तो गिलफोर्ड के द्वारा। बुद्धि तथा बुद्धि का सिद्धांत हैब के द्वारा। त्रिचापी सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत पहले ही हमने आपको बताया, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 5। अब्राहम मास्लो ने 1954 में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में बताया कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है तो निम्न क्रम की मांग को पूरा करने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करती हैं। और मैस्लो ने इन आवश्यकताओं की संख्या 5 बताई है। तो देखिए क्या है इनके जो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो क्या है? देखिए जैविकी यानी कि सबसे पहले बायोलॉजिकल डिमांड्स आती हैं, भूख, प्यास, नींद। उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, आतंकवाद से रक्षा, कानून मकान की आवश्यकता। नंबर 3 पे समूह, आत्मीयता एवं स्नेह की आवश्यकता। नंबर 4 पे सम्मान की आवश्यकता। नंबर 5 पे आत्मानुभूति मांग, आत्मसिद्धि की आवश्यकता को शामिल किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर भिन्न भिन्न रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 3। ओके, रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर भिन्न भिन्न रंग होते हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी, ई, डी और के एम कारक दिए गए हैं वर्णान के द्वारा। ओके, वर्णान के द्वारा बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। तो बताइए कि उसके अधिगम की प्रक्रिया का दृष्टांत क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, अधिगम का स्थानांतरण। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये 3 तरह से होता है। जब एक विषय का सीखा गया जो पुराना स्किल है दूसरे विषय को सीखने में सहायक होता है तो इसे पॉजिटिव लर्निंग के रूप में जाना जाता है। अगर पहले से सीखा हुआ स्किल दूसरे स्किल को सीखने में निगेटिव इफेक्ट डालता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। और नंबर 3 पे आता है शून्य स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है तो इसे शून्य स्थानांतरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। देखिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज का। नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, तो नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं। ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।